हाय एवरीवन, माय नेम इज़ नदीप भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में क्या सीखेंगे, आज हम करने वाले हैं क्लास 5 की एसएसटी की बुक से बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चैप्टर 8 है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलो विदाउट डिले वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। रिया एंड टीना हैव देयर हिस्ट्री क्विज इन द स्कूल टुमारो। अब रिया और टीना की क्या है, हिस्ट्री की क्विज है स्कूल में, है ना। तो दे आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। अब आज वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही हैं, अपनी हिस्ट्री क्विज के लिए। अब एक बच्ची बोलती है कि डू यू नो विच ऑफ द यूरोपियन पावर्स फर्स्ट केम टू इंडिया। भाई कौन सी यूरोपियन पावर्स जो हैं वो पहले इंडिया आई थी। तो दूसरी बच्ची कहती है ऑफ कोर्स द ब्रिटिश केम फर्स्ट टू इंडिया। तो कहती है दूसरी बच्ची कि हाँ हाँ मुझे तो पता है भाई, ब्रिटिश जो लोग हैं वही सबसे पहले इंडिया में आए थे। तो दूसरी बच्ची बोलती है कि नो, द पोर्चुगीज़ वर द फर्स्ट टू कम टू इंडिया। भाई ब्रिटिश नहीं आए थे पहले, वो बताती हैं पुर्तगाली लोग आए थे, पोर्चुगीज़ लोग जो थे वो आए थे इंडिया में। और कब आए थे? 1498। यहाँ से पहला क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसे मार्क करके रखिएगा। नेक्स्ट बात पे आते हैं, आई कांट बी रॉन्ग, लेट मी चेक। वो कहती है मैं गलत हो ही नहीं सकती, चलो मुझे चेक करने दो। टीना रियलाइज हर मिस्टेक। जब वो बुक खोलती है तो कहती है हाँ यार ये तो मैंने गलत ही करा। जब उसने किताब में पढ़ा तो उसने पढ़ा कि हाँ पुर्तगाली लोग पहले आए थे। इन 1498 द पोर्चुगीज सेलर वास्को डी गामा डिस्कवर्ड अ सी रूट। अब 1498 में क्या होता है, पुर्तगाली जो होते हैं सेलर कौन होते हैं? जो नाव चलाते हैं, राइट। वास्को डी गामा जो थे वो उन्होंने डिस्कवर किया एक सी रूट को, एक समुद्री जो है रास्ता खोजा था टू इंडिया वाई कैप ऑफ गुड होप। ये एक जगह है, केप ऑफ गुड होप, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं ही रीच द पोर्ट ऑफ कैलीकट इन केरला। अब वो कैलीकट जगह है केरला में, वहाँ जाके उस पोर्ट पे, पोर्ट क्या होता है? बंदरगाह। बंदरगाह मीन्स जहाँ पर शिप वगैरह उतरते हैं, ठीक है। वो वहाँ पहुँचे थे। वाओ रिया, नाउ यू नो, अब तुम्हें पता चल गया सो मच, बहुत कुछ अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में। यू विल श्योरली विन टुमारोज क्विज। तो तुम पक्का जो है कल का क्विज जीत जाओगी। वाई डिड यूरोपियन एक्सप्लोरर्स वांटेड टू डिस्कवर अ सी रूट टू एशिया। भाई क्यों यूरोपियन जो हैं वो एक्सप्लोर करना चाहते थे, खोजना चाहते थे एक समुद्री रास्ता एशिया की तरफ। और डिस्कस इन क्लास, ये आपको क्लास में डिस्कस करना है। चलिए नाउ वी शैल लर्न। अब हम क्या लर्न करेंगे इस चैप्टर में? कमिंग ऑफ द यूरोपियंस, किस तरीके से यूरोपियंस हमारे देश में आते हैं। द पोर्चुगीज़ वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया। पोर्चुगीज़ जो लोग थे वो पहले थे जो कि इंडिया में आए थे। लेटर इसके बाद द फ्रेंच एंड द फिर डच लोग आए थे, सेटअप हुआ उनका यहाँ पर। देयर ट्रेडिंग सेंटर्स बने इंडिया में। ट्रेडिंग सेंटर्स क्या होते हैं बच्चों? ट्रेडिंग सेंटर्स का मतलब होता है व्यापार के केंद्र, जहाँ उन्होंने अपना व्यापार किया होगा वो जगहें इन्होंने बनाई थी। मेन सेंटर्स इनके जहाँ से व्यापार हुआ इनका। फिर हम पढ़ेंगे द ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। वो सबसे पहले फाउंडेड थी 1600 ईस्वी में। और द ब्रिटिश केम टू इंडिया एंड एस्टेब्लिश्ड ऑन द एम्पायर। और 1600 ईस्वी में क्या होता है, अंग्रेज़ भारत आते हैं, ब्रिटिश लोग जो हैं वो भारत आते हैं और यहाँ पर इस्टेब्लिश करते हैं अपना पूरा साम्राज्य, जो बहुत साल तक चला था। 1947 सोचिए तब तक ये है, ये हमारे देश में रहे थे। चलो वास्को डी गामा के बारे में पढ़ेंगे। पोर्चुगीज़ जो थे वर द फर्स्ट यूरोपियन, है ना, तो इंडिया आने वाले हैं, तो उसमें वास्को डी गामा के बारे में पढ़ेंगे। वो पोर्चुगीज़ सेलर ही थे जिन्होंने डिस्कवर किया था सी रूट 1498 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला, ठीक है, 1757 में लड़ी गई थी। अब क्या था ये कि जब अंग्रेज़ आए ना हमारे देश में, तो वो जगह जगह जो भी राजा वाजा थे ना, उनकी जगहों को हथियाने लग गए थे, है ना, वहाँ अपना अधिकार करने लग गए थे। तो ऐसे ही एक राजा थे सिराजुद्दौला, उनके साथ प्लासी का युद्ध हुआ था। वो रेडी नहीं थे इनकी शर्तों पर कुछ भी करने के लिए। और उन्होंने कहा था सिराजुद्दौला जी ने कि हम आपके टैक्स नहीं माफ़ करेंगे, या जो लिबर्टी बाकी लोगों ने आपको दे रखी है व्यापार करने की वो हम आपको नहीं देंगे यहाँ। तो फिर युद्ध हो गया था, अंग्रेज इनसे चिढ़ गए और फिर इन लोगों में आपस में काफ़ी बड़ा युद्ध हुआ था, ठीक है। तो सिराजुद्दौला का युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों के साथ, इसे बैटल ऑफ प्लासी कहा जाता है, ठीक है। द बैटल ऑफ बक्सर भी लड़ा गया था बिटवीन मीर कासिम एंड नवाब ऑफ बंगाल के बारे में। ये बड़ी क्लासेस में आप इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़ेंगे। तो क्या हुआ था कि मीर कासिम को ना इन्होंने ही, अंग्रेज़ों ने बच्चों गद्दी पर बैठाया था अपना पपेट बना के, लेकिन फिर भी बात नहीं बन पाई थी। और नवाब ऑफ बंगाल वगैरह के साथ ये कहो कि बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन मीर कासिम, जो कि नवाब थे बंगाल के, और उनके साथ अंग्रेज़ों का युद्ध हुआ था, ये 1764 में, राइट। अब आता है द ग्रोइंग डिसकंटेंट अमंग इंडियन अगेंस्ट द ब्रिटिश लेड टू द रिवॉल्ट इन 1857।
अब जब सिराजुद्दौला के साथ युद्ध हुआ, मीर कासिम के साथ भी युद्ध हुआ, धीरे धीरे ऐसे युद्ध होते रहे हमारे देश में ना, जगह जगह युद्ध हो रहे थे और लोग जो थे फिर अब भड़क रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो 1857 में तो बहुत बड़ी क्रांति हो जाती है। डिटेल में तो आप खैर सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे इसके बारे में। द रूल ऑफ EEIC एंडेड आफ्टर द ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल होगा ये, आफ्टर रिवॉल्ट एंड द क्वीन विक्टोरिया जो थी उन्होंने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथों में ले लिया था। इसके बाद हुआ कि 1857 में ना बहुत बड़ी क्रांति हुई, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत बड़ा युद्ध हो गया। तब ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा राजपाट ख़त्म हुआ था और जो पूरी वहाँ की क्वीन थी ना विक्टोरिया, उन्होंने कहा मैं डायरेक्ट रूल करूँगी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के बस की नहीं हो रहा है इंडिया में रूल करना, अब हम डायरेक्ट रूल करेंगे वहाँ से। तो फिर उसके बाद डायरेक्ट रूल हुआ था। आगे आओ, कमिंग ऑफ द ब्रिटिश। अब ब्रिटिश कैसे इंडिया में आते हैं? द पोर्चुगीज़ लेड द वे इन फाइंडिंग अ न्यू सी रूट टू एशिया एंड एस्टैब्लिशिंग ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया। जो पोर्चुगीज़ लोग थे यानी पुर्तगाली जो लोग थे, उन्होंने रास्ता खोज लिया था नया, कहाँ से? एशिया की तरफ आने का। कौन सा रास्ता खोजा था? सी रूट खोजा था, मतलब एक समुद्री रास्ता खोजा था। एक्चुअली तो चैप्टर तुम्हारा यहाँ से है कि जो पोर्चुगीज़ लोग थे उन्होंने एक समुद्री रास्ता खोला एशिया में आने के लिए और इस्टेब्लिश करे अपने ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया। होता क्या था, इंडिया की तरफ ना मसाले, कॉटन क्लोथ, सिल्क वगैरह ये सब जो है काफ़ी अच्छा मिलता था। तो जब बाहर ये खबर फैली कि भैया एशियन कंट्रीज़ में ना, जैसे इंडिया भी एशियन कंट्रीज़ में से आता है, कि एशियन कंट्रीज़ में ये सारा सामान बहुत सस्ता मिलता है और बड़ा अच्छा मिलता है, तो यूरोपियन देशों में इनका जो है वो मांग बढ़ने लग गई। तो फिर पोर्चुगीज़ जो थे वो आए थे रास्ता ढूंढते ढूंढते कि भाई कहाँ पर है देखा जाए। अरब ट्रेडर्स वगैरह भी आए थे इनके पहले कुछ, ठीक है। दे सेटअप अ फैक्ट्री इन कोचीन। इन्होंने कोचीन में अपनी एक फैक्ट्री लगाई थी। अब ये कहाँ पर है? कोच्चि में एंड गोवा में, ठीक है। कोचीन में लगाई थी और गोवा में लगाई थी। कोचीन को कोच्चि बोलते हैं, न्यू कोच्चि बोलते हैं। दे मेड ह्यूज प्रॉफिट्स बाय बाइंग गुड्स एट लो प्राइस फ्रॉम इंडिया एंड सेलिंग दैम इन द यूरोपियन मार्केट्स एट हायर क्लासेस प्राइजेस। अब हुआ क्या, अब ये यहाँ पर इंडिया आए तो फिर उन्होंने क्या किया, बहुत सारा सामान हमारे यहाँ से खरीदते थे कम प्राइसेस में, क्योंकि हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी उनकी, है ना। तो आराम से खूब सारे मसाले खरीद के, सामान खरीद के ये लोग जा रहे हैं कम पैसों में, और यूरोप के मार्केट में जाते थे और वहाँ पे हायर प्राइसेस में बेच देते थे। द सक्सेस ऑफ द पोर्चुगीज़ लेड द ट्रेडर्स फ्रॉम हॉलैंड। अब ये जो सक्सेस थी इन पोर्चुगीज़ की, पुर्तगालियों की, लेट द ट्रेडर्स फ्रॉम हॉलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन टू सेल टू इंडिया। अब पोर्चुगीज़ को देख देख कर फिर हॉलैंड के, फ्रांस के, ब्रिटेन के ये लोग भी जो ट्रेडर्स हैं यहाँ आने लगे, है ना। ये क्या दे रखा है, फ़ोटो भी आ सकती है पिक्चर में, मतलब एग्जाम में, तो ध्यान से देख लो। पोर्चुगीज़ सेलर हैं वास्को डी गामा, इन्होंने डिस्कवर किया था एक नया सी रूट इंडिया का, ठीक है। फैक्ट्री की बात करो तो फैक्ट्री क्या है, हिस्टोरिकली अगर हम बात करते हैं, इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडर्स टू डू बिजनेस इन अ फॉरेन कंट्री, मतलब दूसरी फॉरेन कंट्री में जब इस्टेब्लिशमेंट करते हैं ट्रेडर्स अपने बिजनेस को, तो उस जगह को जहाँ वो करते हैं उसे फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। एन एस्टेब्लिशमेंट फॉर ट्रेडर्स, इस्टेब्लिशमेंट है ट्रेडर्स के लिए, टू डू बिजनेस करने के लिए इन अ फॉरेन कंट्री, दूसरी फॉरेन कंट्री में, तो वो जगह जगह अपनी फैक्ट्री डालते हैं बेसिकली। द ईस्ट इन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, द EEIC, ठीक है, द ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। द इंग्लिश मर्चेंट्स फॉर्म्ड द EEIC। जो अंग्रेज़ व्यापारी थे उन्होंने EEIC बनाया था इन 1600 में, अंडर द अथॉरिटी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन। तो किसकी अथॉरिटी में, मतलब किसका राजपाट चल रहा था उस समय, कौन था जो कहना चाहिए सत्ता में थी? क्वीन एलिजाबेथ उस समय, ठीक है। अब इट वॉज सेटअप टू कंडक्ट ट्रेड इन इंडिया। अब ये क्यों कंडक्ट की गई थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई क्यों गई थी? ये इसलिए बनाई गई थी कि भारत के साथ व्यापार कर सके। भाई कोई कंपनी तो जाएगी ना भारत के साथ व्यापार करने के लिए, तो ये कंपनी भेजी गई थी भारत के साथ व्यापार करने के लिए। तो इन 1615 में क्या होता है, द मुगल एम्परर जहांगीर अलाउ कर देते हैं EEIC को टू सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री। जहांगीर कहता है कि ठीक है भैया, अंग्रेज आए जहांगीर के पास गए, जहांगीर से परमिशन मांगी, जहांगीर उस समय यहाँ का राजा था, उसने कहा ठीक है चलो आप डाल लो फैक्ट्री, ठीक है, ट्रेड कर सकते हो आप इन सूरत गुजरात में बेसिकली। दिस अलाउड द EEIC टू कैरी आउट ट्रेड विद इन द मुगल टेरिटरी। इन्होंने कहा लेकिन अब व्यापार कितनी जगह पे करोगे, बस जहाँ जहाँ मुगलों का शासन है। मुगल उस समय हमारे देश में शासन कर रहे थे। बाय 1623 द ब्रिटिश हैड सेट अप देयर ट्रेडिंग पोस्ट इन गुजरात, सूरत, है ना, बहरोच, अहमदाबाद, आगरा। अब 1623 तक क्या होता है कि ये लोग इतनी जगहों पर अपना व्यापार फैला चुके होते हैं। ब्रिटिश जो होते हैं ना, अपने ट्रेडिंग पोस्ट बना लेते हैं। सूरत एक जगह है, बहरोच एक जगह है, अहमदाबाद एक जगह है, आगरा एक जगह है। द ब्रिटिश ऑल्सो फोर्टिफाइड सम ट्रेड सेंटर्स एंड फैक्ट्रीज। अब अंग्रेज़ों ने कुछ जो है ट्रेड सेंटर्स भी बनाए, कुछ फैक्ट्रीज भी बना रखी थी। दीज इंक्लूडेड फोर्ट विलियम्स इन
कैलकाटा नाउ कलकत्ता। अब इन्होंने फोर्ट भी बनाया। फोर्ट मतलब होता है किला। अब ये लोग किले बनाने लगे थे, पता है, बड़े बड़े। होता क्या था, देखो मैं तुम्हें बात बताती हूँ, मेरी बुक में है भी नहीं ये चीज़। होता क्या था, देखो जो अलग अलग कंट्रीज़ के लोग थे ना, सब चाह रहे हैं हमारे साथ व्यापार करना। अब एक दूसरे के साथ कंपटीशनों का सामान तो होता नहीं है इंडिया में। तो कंपटीशन में क्या करते थे, एक दूसरे के शिप्स को डुबो देते थे, एक दूसरे से सामान छीन लेते थे, एक दूसरे को साथ फाइट करते थे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, अपने सामान को बचाने के लिए, अपने व्यापार को बचाने के लिए बड़े बड़े किले बनाने शुरू कर दिया हमारे यहाँ। तो यहाँ पर किले भी बने, फोर्ट विलियम्स। नहीं, द ब्रिटिश ऑल्सो फोर्टिफाइड का मतलब ये तो किले बनाना शुरू किया उन्होंने। सम ट्रेड सेंटर्स एंड फैक्ट्रीज बनाए, और दीज इंक्लूडेड फोर्ट विलियम इन कलकत्ता, जो कि कलकत्ता जगह में। फोर्ट उन्होंने बनाया था सेंट जॉर्ज इन मद्रास और एंड फोर्ट एट बॉम्बे। ठीक है, तो यहाँ जगह जगह इन्होंने अपने किले बनाए। The EEIC was first known as Company of Merchants of London trading with the ईस्ट इंडियाज़। ठीक है, तो नाम है, बस याद करना है आपको कि EEIC was first known as, पहले इनको क्या कहा जाता था, कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग विद द ईस्ट इंडियाज़। वॉर्स फॉट टू गेन कंट्रोल ओवर इंडिया। अब देखो आपस में युद्ध होने लगेंगे, क्योंकि हर कंट्री को हमारे साथ काम करना है ना, हमारे साथ व्यापार करना है, हमारे यहाँ से सामान ले जाना है और अपने देश में सस्ता बेचना है। तो आफ्टर सेटिंग अप फैक्ट्रीज द नेक्स्ट एम ऑफ ब्रिटिश वॉज टू गेन कंप्लीट कंट्रोल। अब इन्होंने फैक्ट्रीज लगा ली और दूसरा इनका एम यही था कि ब्रिटिश के साथ हम कंट्रोल जो है वो गेन कर ले, कहीं से करके भी कंप्लीट कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाए ट्रेडिंग का, बाय एनेक्सिंग मोर टेरिटरीज इन इंडिया। और वो कब्जा करने लगे ज़्यादा एनेक्स करना मतलब होता है कब्जा करने, एक तरीके से एनेक्स करने लग गए थे ज़्यादा टेरिटरीज समझ लो, जगहें, इस इलाके, है ना। एनेक्स मतलब होता है टू टेक कंट्रोल ऑफ अ रीजन और कंट्री, किसी चीज़ पे कंट्रोल कर लेना। टू अचीव दिस द ब्रिटिश फॉट न्यूमरस वॉर्स। अब अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों के साथ, पुर्तगालियों के साथ बहुत सारे अलग अलग युद्ध लड़े। सम वॉर्स वर फॉट अगेंस्ट देयर यूरोपियन राइवल्स। कुछ वॉर्स जो लड़ी गई वो लड़ी गई थी यूरोपियन राइवल्स के विरुद्ध इन इंडिया, सच एज फ्रेंच, डच एंड पोर्चुगीज ट्रेडिंग कंपनीज। अदर्स वॉर्स वर फॉट अगेंस्ट द रूलर्स ऑफ स्मॉल किंगडम्स। कुछ वॉर्स लड़ी गई थी रूलर्स के खिलाफ स्मॉल किंगडम्स में, छोटे छोटे राज्यों में, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में। अब आता है द कर्नाटिक वॉर्स के बारे में पढ़ेंगे। द कर्नाटिक वॉर्स वर अ सीरीज ऑफ 3 वॉर्स। कर्नाटिक वॉर क्या है, ये सीरीज़ है, मतलब 3 बार युद्ध इकट्ठा बार बार हुए थे। 1746 से लेकर 1763 तक मल्टीपल टाइम युद्ध हुए थे बाय द EEIC एंड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। बोथ द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच वांटेड टू गेन ग्रेटर कंट्रोल। दोनों चाहते थे कि भाई हमारा ज़्यादा कंट्रोल हो जाए ओवर ट्रेड इन इंडिया, कि वो ज़्यादा व्यापार कर सकें, ज़्यादा सामान खरीद सकें। इस चक्कर में काफ़ी युद्ध उन लोगों में हुए, 3 बार लगातार युद्ध हुए। ठीक है, इंडियन रूलर्स ऑल्सो ज्वाइन दीज वॉर्स। इंडियन रूलर्स ने भी ये वॉर्स को ज्वाइन किया टू स्ट्रेंथन देयर ओन कॉज, कि अपने मतलब अपने आप, टू स्ट्रेंथन मतलब मजबूत बनाने के लिए, देयर ओन कॉज एंड डिफीट देयर राइवल्स, की मतलब आप खुद को तो मजबूत बना लें और जो हमारे राइवल्स हैं, जो हमारे विरोधी हैं एक तरीके से, जो दूसरे लोग व्यापार कर रहे हैं उनके मुकाबले। फाइनली द EEIC गेंड एडवांटेज ओवर इंडिया, ओवर ट्रेड इन इंडिया। और फिर EEIC लेकिन क्या है, फाइनली वो जीती गई थी, तभी तो हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज हो गया था। तो बैटल्स ओवर बंगाल। अब द बैटल्स फॉट, जो युद्ध लड़े गए थे इन बंगाल में, वर वेरी इंपॉर्टेंट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एज बंगाल वॉज मोस्ट ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंस था। अभी प्रोविंस वर्ड आता है, प्रोविंस का मतलब होता है प्रांत। प्रांत क्या हुआ, जैसे बेटा आज हमारे यहाँ जगह जगह स्टेट्स होते हैं, राइट। तो पहले हमारा देश प्रांतों में बटा हुआ था, पहले स्टेट नहीं बोलते थे, पहले प्रांत होते थे, प्रोविंस होते थे। ठीक है, तो बंगाल वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंस होता था उस समय इंडिया में। काफ़ी मतलब एक तरीके से अमीर जगह थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा था। was one of the richest province in India at that time. The EEIC fought 2 battles to gain control over the province of Bengal. EEIC ने क्या किया था, युद्ध लड़े थे, 2 बैटल्स हुई थी टू गेन कंट्रोल ओवर द प्रोविंस ऑफ बंगाल, कंट्रोल करने के लिए प्रोविंस ऑफ बंगाल पे, मतलब वहाँ पे अपना कंट्रोल करने के लिए। फिर बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ेंगे, 1757 में हुई थी। वॉज फॉट बिकॉज द ब्रिटिश वर मिस यूजिंग द ट्रेड प्रिविलेजेस गिवन टू दैम। जो अंग्रेज थे वो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे थे जो भी प्रिविलेजेस, जो उन्हें अधिकार दिए गए थे फॉर्मर नवाबों के द्वारा। देखो पहले क्या हुआ, ये अंग्रेज़ आए हमारे देश में, जहांगीर के पास भी गए थे, तो जहांगीर भी एक नवाबी राजा वगैरह ही था। ऐसी जगह जगह के ना नवाब थे। अब नवाबों में इन्हें कुछ जैसे कह दिया होगा कि हाँ ठीक है आप कर लो भाई यहाँ पर व्यापार, है ना, हम आपको ये छूट दे देंगे, वो छूट दे देंगे। उस समय उन्हें थोड़ी पता था कि हमारे ऊपर ही शासन करने लग जाएंगे। लेकिन ये जो फॉर्मर नवाब, मतलब पहले के जो नवाब थे, इन्होंने जो इनको पावर्स दी, ये इसका मिसयूज़ करने लग गए।
बाय नॉट पेइंग ड्यूटी। वो ड्यूटी भी नहीं पे करते थे। ड्यूटी पे करना होता है जैसे टैक्स पे करना, तो ये जो अंग्रेज थे नवाबों को ड्यूटी नहीं पे करते थे। दे हैड ऑल्सो स्टार्टेड बिल्डिंग देयर आर्मी। इन्होंने अपनी आर्मी बनानी शुरू कर दिया, एक्सपेंड करने शुरू कर दिया अपने बेस एट कैलिकटा। ठीक है, वहाँ पर कलकत्ता में इन्होंने अपना बेस बनाना शुरू कर दिया। दिस वॉज अगेंस्ट द नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला's परमिशन। अब सिराजुद्दौला ना इस बात पे राज़ी नहीं हुए। सिराजुद्दौला बहुत नाराज़ हुए कि कैसे आप अपने किले बना सकते हो भाई हमारे इधर। तो ब्रिटिश इमर्ज्ड विक्टोरियस इन बैटल। सिराजुद्दौला वॉज कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ। होता क्या है, अब ब्रिटिश के साथ सिराजुद्दौला का युद्ध होता है और फाइनली सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है और मीर जाफ़र जो था उसको राजा बना दिया जाता है। बताऊँ सच, एक जो हमने आगे की सीनियर क्लासेस में पढ़ा वो ये है कि मीर जाफ़र जो था सिराजुद्दौला का ही आदमी है, लेकिन अब सिर्फ ये अंग्रेज़ जो होते हैं मीर जाफ़र को अपने साथ मिला लेते हैं और कहते हैं कि ना तू अपने राजा को मरवा दे या हरवा दे और हम तुझे राजा बना देंगे। तो ये मान जाता है और फिर जब युद्ध के लिए जाते हैं तो ये युद्ध करवाता ही नहीं एक तरीके से, और सिराजुद्दौला की सेना हार जाती है सीधी सीधी। फिर मीर जाफ़र को गद्दी पे बैठा दिया जाता है, लेकिन मीर जाफ़र भी पता है पप्पिट बैठाया तो था पर इनके काम का नहीं था बाद में अंग्रेज़ों के। चलो आगे आते हैं। फ्यू ईयर्स लेटर फिर बैटल ऑफ बक्सर भी होती है, ब्रोकआउट बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल और मीर कासिम के बीच में। ठीक है, मीर कासिम जो होता है ये भी अंग्रेज़ों का ही बैठाया हुआ था, लेकिन फिर भी इसके साथ भी इनकी नहीं बनती और युद्ध हो जाता है। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड यूज्ड देयर विक्ट्री इन द बैटल ऑफ प्लासी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पूरी अपनी जो जीत होती है बैटल ऑफ प्लासी में उसको मतलब यूज़ करती है टू गेट अ नंबर ऑफ प्रिविलेजेस। बहुत सारे प्रिविलेजेस ले लेती है। फिर वो किससे, नए नवाब बंगाल के जो थे मीर कासिम से, कि हमें और ज़्यादा अधिकार दो क्योंकि तुम तो हार गए हो तो इनको देने भी पड़ते हैं। द कंपनी ऑफिशियल्स ऑफन मिसयूज़ करते थे दिस प्रिविलेजेस को एंड रिड्यूस्ड द इनकम ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल। और जो प्रोविंस ऑफ बंगाल है उनकी इनकम धीरे धीरे कम होती चली गई। क्योंकि जो व्यापार कर रहा है वो टैक्स दे ही नहीं रहा कुछ भी। फिर क्या होता है, टायर्ड ऑफ दिस प्लंडर, इस लूट पाट से तंग आकर बाय द ब्रिटिश, मीर कासिम डिक्लेयर करते हैं वॉर अगेंस्ट द कंपनी। अब फिर मीर कासिम के साथ इनका युद्ध होता है। ही वॉज सपोर्टेड इन द वॉर बाय नवाब ऑफ अवध सिराजुद्दौला एंड द मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड। ये मीर कासिम को सपोर्ट करते हैं युद्ध में। द ब्रिटिश इमर्ज्ड विक्टोरियस अगेन। अब ब्रिटिश लेकिन फिर से क्या हो जाता है, फिर से वो जीत जाते हैं। स्ट्रेंथिंग ऑफ द कंपनी पावर, कंपनी की पावर मजबूत होती चली जाती है। आफ्टर द बैटल्स ऑफ प्लासी एंड बक्सर द EEIC इंट्रोड्यूस करते हैं अदर पॉलिसीज़ को टू फॉरन स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन इन इंडिया। अब क्या होता है, एक तो सब्सिडरी अलाइंस लेकर आते हैं, इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझो। द सब्सिडरी अलाइंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय मार्कियावेल्सी ने इसको स्टार्ट किया था। ये थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इट स्टार्टेड द इंडियन रूलर हु वर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रिटिश वुड हैव टू मेंटेन अ परमानेंट ब्रिटिश आर्मी इन देयर किंगडम। भाई इन्होंने कहा कि जो भी इंडियन रूलर्स हैं ना, हु वर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश, जो कि ब्रिटिश के प्रोटेक्शन में है एक्चुअली, वो उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी आर्मी हटाओ हमारी आर्मी रखो। देखो अंग्रेज़ कितने चालाक हैं। अंग्रेज़ों ने क्या किया, इन नवाबों के यहाँ अपनी आर्मी बैठा दी, कहा कि तुम हमारी आर्मी रखोगे और हमारी आर्मी को तुम तनख्वाह दोगे। अब इन नवाब क्योंकि ये हार रहे थे तो इनको रखना पड़ा। आप सोचो कि एक राज्य के अंदर राजा की आर्मी ही अपनी नहीं है तो फिर तो पावर भी सारी उसके पास अपनी है ही नहीं। जो अंग्रेज़ कहेंगे मानना पड़ेगा, नहीं तो आर्मी राजा पे वो कर देगी, हमला कर देगी। तो फिर राजा बेचारा बिल्कुल ही हेल्पलेस हो गया था, उस समय ही हो गया था पूरा। तो ये सब्सिडरी अलाइंस थी। दे ऑल्सो हैड टू पे फॉर इट्स अपकीप, मतलब है ना जो आपने आर्मी रखी है उसको पैसा भी देना पड़ता था। द इंडियन रूलर्स ऑल्सो हैड टू कीप ब्रिटिश ऑफिशियल्स। अब ब्रिटिश ऑफिसर्स को कॉल्ड रेजिडेंट, उनको भी अपने कोर्ट में बैठाना पड़ता था। तो देखो अगर कोर्ट में अंग्रेज़ों का आदमी बैठा है तो राजा कोई बात ही नहीं कर सकता ऐसी, है ना, कि अंग्रेज़ों के खिलाफ हो। तो अंग्रेज़ों ने इस तरीके से धीरे धीरे पूरा अपना शासन स्थापित किया। द गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था एक पॉलिसी जिसे हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी क्या हुआ था, एनी इंडियन किंगडम विच वॉज ऑलरेडी अंडर द सब्सिडरी अलाइंस हैड टू गिव अप इट्स टेरिटरी, उसको अपनी टेरिटरी देनी पड़ेगी टू द ब्रिटिश इफ द रूलर डिड नॉट हैव अ नेचुरल मेल चाइल्ड। हुआ क्या यहाँ पर समझो, हेयर का मतलब होता है मेल, हेयर मतलब वारिस। वारिस कौन हुआ, जैसे पिता के बाद पुत्र को संपत्ति मिलती है तो वो उनका हेयर हुआ यानी कि वारिस हुआ। अब इन्होंने एक चीज़ निकाली डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में कि अगर किसी राजा के बेटा नहीं होगा नेचुरली, यानी कि गोद लिया हो, नेचुरली अगर उसका बेटा नहीं होता है तो सारी जो संपत्ति है वो किसको चली जाएगी, अंग्रेज़ों को चली जाएगी, ब्रिटिश के हाथ में चली जाएगी। तो ये भी इन्होंने एक लॉ निकाला था। सब्सिडरी अलाइंस वाला ये था कि आप आर्मी नहीं रखेंगे, आर्मी हमारी होगी और आप उसको पैसा देंगे, आर्मी को उसको तनख्वाह वगैरह देंगे, मेंटेन करेंगे। और हमारा ब्रिटिश ऑफिसर भी जो है एज अ रेजिडेंट
जजमेंट आपके कोर्ट में रहेगा। दूसरा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी कि बेटा नहीं हुआ तो सारी संपत्ति अंग्रेज़ों की है, ये चीज़ ये लेकर आए थे। अब ये सबसे हो गए तंग। रिवॉल्ट हुआ 1857 का। अब 1857 का रिवॉल्ट क्यों होता है बताती हूँ। तो मैं क्या हुआ था, कुछ सैनिक थे अंग्रेज़ों की सेना में, इन्होंने क्या किया था, बंदूक जो थी उसमें आगे कुछ पहले मुंह से काटना पड़ता था, फिर बंदूक चलती थी। तो जब सेना में है तो बंदूक तो चलानी पड़ेगी। इन्होंने एक खबर फैली है, पता नहीं कितनी सच है कितनी झूठ है, खबर फैली कि बंदूक में जो आगे इनको मुंह से काटना पड़ता है वो या तो गाय की चर्बी का है या सुअर की। अब ना हिंदू मुंह में गाय का चर्बी डाल सकता था, ना मुस्लिम सुअर मुंह में डाल सकता था। अब ये लोगों ने बोला कि हम इसको नहीं काटेंगे, तो ये अंग्रेज जो होते थे इन पे अत्याचार करते थे, फिर सैनिकों को निकाल दिया है, कुछ हुआ तो फिर इन्होंने बिल्कुल रिवॉल्ट कर दिया था 1857 में, ठीक है। अब EEIC ईस्ट इंडियन कंपनी जो थी, इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी रूल अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ पीपल। अब लोग तो भाई परेशान थे ही पूरे सोसाइटी में, फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। द इंडियन सिपाही मतलब सिपाही जो थे, हु वर्कड इन द ब्रिटिश आर्मी, द पुअर पीजेंट्स, द लोकल इंडियन रूलर्स जो एंड लैंड लॉर्ड्स एंड द कॉमन पीपल, सब सफ़र कर रहे थे अंडर अनजस्ट कंपनी रूल के, है ना। जैसे मंगल पांडे, ये भी एक सोल्जर थे मंगल पांडे ब्रिटिश आर्मी में। रानी लक्ष्मीबाई एक रूलर थी, रानी थी एक तरीके से। तात्या टोपे ये पेशवा थे, नाना साहिब, है ना, लॉयल सोल्जर थे, पेशवा नाना साहिब के ये तात्या टोपे। बेगम हजरत महल दिखा रखी हैं आपको, ये क्या है, वाइफ है नवाब अवध की। ये कौन है, कुंवर सिंह, ये लैंडलॉर्ड थे फ्रॉम बिहार। अच्छा, इट वाज द इंडियन सिपाही इन द ब्रिटिश आर्मी। उस समय इंडियन सिपाही काम करते थे ब्रिटिश आर्मी में। वो फाइनली रिवॉल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश, इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है रिवॉल्ट कर दिया था। द चीफ कॉज वॉज फॉर देयर डिसकंटेंट, क्या था, क्यों वो इतना ज़्यादा मतलब निराश हुए या एक इनके विरोध में खड़े हो गए। इंक्लूडेड द पेमेंट ऑफ लोअर सैलरी। पहली बात तो ये थी कि सैलरी इनको बहुत कम मिल रही है, पुअर कंडीशंस थी इनकी सर्विस की, एंड रिजर्वेशन था हायर पोस्ट पे ब्रिटिश आर्मी के लोगों का। तुम्हारे यहाँ इसमें असली वजह दे भी नहीं रखी है, ठीक है। द रिवॉल्ट इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब सबसे पहला वॉर होता है इंडिपेंडेंस का यहाँ पे। सून द फार्मर्स, क्राफ्ट पीपल एंड रूलर्स ऑफ सम इंडियन किंगडम सब ज्वाइन कर लेते हैं इस रिवॉल्ट को। दे डिक्लेयर्ड कि बहादुर शाह जफर जो लास्ट मुगल एम्परर थे उस समय के, कहते हैं ये हमारे लीडर बन जाएंगे। लेकिन ब्रिटिश ने क्रश कर दिया था इस रिवॉल्ट को, और जितनी बड़ी ये क्रांति हुई थी ना, विद एन आयरन हैंड, एक तरीके से अपनी पूरी पावर लगा के अंग्रेज़ों ने हमारे को दबा दिया था। एक प्रश्न ये भी बनता है कि क्यों दब गए थे, क्योंकि पूरी दुनिया में हमारे यहाँ भारत में इतनी एकता नहीं थी, रिवॉल्ट एक साथ स्टार्ट नहीं हुआ था, हमारे पास उतने अच्छे वेपन नहीं थे, है ना, तो इसलिए हम लड़ नहीं पाए उनसे। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ब्रॉट एन एंड टू EEIC रूल इन इंडिया। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हुआ था इंग्लिश, लेकिन अंग्रेज़ों का नहीं खत्म हुआ था। इसके बाद फिर क्या हुआ था, द पावर टू गवर्न इंडिया वॉज ट्रांसफ़र हो गई थी कंपनी की पावर क्वीन ऑफ इंग्लैंड के पास, जो थी क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया बिकेम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। वो रानी बन गई थी एक तरीके से, सम्राज्ञी बन गई थी, हमारे सम्राट की पत्नी जैसे होती है। एंड इंडिया बिकेम अ ब्रिटिश कॉलोनी। कॉलोनी क्या होता है, देखो अंग्रेज जगह जगह अपनी कॉलोनी बनाते थे, मतलब कॉलोनी मीन्स ये देश हमारे अधिकार में रहेगा बेसिकली। द क्वीन अपॉइंटेड अ विक्ट्री टू एडमिनिस्टर इंडिया। नहीं, वायसराय, उन्होंने क्वीन ने एक वायसराय को अपॉइंट किया, पोस्ट है ये, ठीक है, कि वो इंडिया पर एडमिनिस्टर करेगा, मतलब इंडिया का कामकाज संभालेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में दे रखा है। रानी लक्ष्मीबाई वॉज द ब्रेव वीमेन, बहुत ही बहादुर औरत थी। फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी थी। फोर्स टू प्रोटेक्ट हर कंट्री, मतलब खूब लड़ी वो अपने प्रोटेक्ट करने के लिए अपने देश को। इन हर ऑनर एंड ऑल वीमेन रेजिमेंट एंड इंडियन नेशनल आर्मी वॉज नेम्ड द रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट इन 1943, ठीक है। 1943 में क्या किया था, जितनी भी वुमेन रेजिमेंट में काम करती थी इंडियन नेशनल आर्मी में, उनको जो है एक तरीके से ऑनर किया गया था इस तरीके से। इन हर ऑनर, उनके सम्मान में, एंड ऑल वीमेन रेजिमेंट इन इंडिया नेशनल आर्मी वॉज नेम्ड। अच्छा, नेशनल आर्मी का नाम रखा गया था इनके नाम पर, ठीक है। वायसराय क्या है, अ पर्सन हु इज सेंट बाय अ किंग, जो राजा के द्वारा या रानी के द्वारा भेजा जाता है रूल करने के लिए अनदर कंट्री पर। तो यहाँ फिनिश होता है ये चैप्टर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।